नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। नाम तो आप जानते ही होंगे मेरा, इतनी बार बता चुके हैं, अब तक तो याद हो गया होगा। टॉपिक भी याद कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नाम में क्या रखा है, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने काफ़ी कुछ अब तक ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स भी आपकी हो चुकी है, ज्वालामुखी, भूकंप, इनके विषय में भी चर्चा हो चुकी है। आज हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में। किसके बारे में? रॉक्स, शैल या चट्टान। हेडिंग बनाइए, चट्टान, शैल, रॉक, कुछ भी बना लो, जो दिल करे वो बनाओ। चट्टान होती क्या है? खनिज तत्वों से मिलकर जिस पत्थर का निर्माण होता है, सामान्य भाषा में उसे चट्टान कहा जाता है। तो जो आपको लिखना है वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखना। लिख लीजिए कि चट्टान खनिजों और तत्वों का संयोजित रूप है। चट्टान क्या है? चट्टान खनिजों और तत्वों का संयोजित रूप है, जो कठोर या मुलायम तथा प्रवेश या अप्रवेश्य किसी भी रूप में हो सकता है। प्रवेश या अप्रवेश भी बताएंगे आपको। चलिए आगे। तो पृथ्वी की सतह पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। कितना? ऑक्सीजन। और एक चीज और याद रखिएगा कि ऑक्सीजन तथा सिलिका पृथ्वी के कुल तत्वों का लगभग 75% भाग होता है। कितना? 75%। कौन कौन? सिलिका और ऑक्सीजन। लिख लिया? अब याद रखिए एक और चीज, आगे लिखिए। निर्माण विधि के अनुसार चट्टान या शैलों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने में? 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले होता है आग्नेय शैल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इग्नस रॉक। दूसरा होता है अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा होता है रूपांतरित शैल। इसे बोलते हैं मेटाफॉर्मिक रॉक। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक चीज यही बता देते हैं आपको कि रॉक साइकिल क्या होती है। ये शैल इसमें भी बदल सकता है, ये शैल इसमें भी बदल सकता है, ये शैल इसमें बदल सकता है, ये शैल इसमें बदल सकता है। कहने का मतलब है तीनों ही शैल एक दूसरे में बदल सकते हैं। तीनों ही शैल एक दूसरे में बदल सकते हैं, इसी को कहा जाता है रॉक साइकिल। ओके, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप जो हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे आग्नेय शैल या इग्नस रॉक। आपको जैसे कि बताया था लास्ट टॉपिक पे, ज्वालामुखी पे, कि पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा निकलता है। ठीक है, तो गर्म पृथ्वी के ठंडा होने पर, जो गर्म पृथ्वी से मैग्मा निकलता है, या ऐसे समझिए कि गर्म पृथ्वी के ठंडा होने पर, जब पृथ्वी गर्म से ठंडी हुई, सबसे पहले इसी शैल का निर्माण हुआ था। ये भी आप समझेंगे आगे, और क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है ये शैल, तो ज्वालामुखी क्रिया से पृथ्वी पर लावा आया और वो ठंडा हुआ, तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? इसी शैल का। तो लिखिए कि गर्म पृथ्वी के ठंडा होने पर सर्वप्रथम इसी शैल का निर्माण हुआ था।
गर्म पृथ्वी के ठंडा होने पर सर्वप्रथम इसी शैल का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इसलिए इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। देखिए, अब छोटी सी चीज समझिए। मैग्मा ऊपर उठना शुरू हुआ, ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकला। गर्म गर्म क्या थे? पत्थर के निकले बाहर उसमें, ठीक है ना। तो ये क्या है? गर्म पत्थर है। तो गर्म है तो इसमें जीवाश्म तो मिलेगा नहीं। जो फॉसिल्स होते हैं, जीवों के अवशेष, वो तो इसमें होंगे नहीं, क्योंकि गर्म गर्म है, कुछ नहीं मिलना। तो लिख लीजिए यह शैल ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित होने के कारण इग्निस भी कहलाता है। इग्निस भी कहलाता है, जिसका तात्पर्य है आग। जिसका तात्पर्य है आग। तो गर्म लावा बाहर निकला, तेजी से ठंडा हुआ, तो क्या हुआ? पहली चीज जो हुई, इसमें परतों का निर्माण नहीं होगा, तो इस शैल में परतें नहीं पाई जाएंगी। दूसरा, फॉसिल्स या जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाएंगे। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आ चुका है और फिर आने की संभावना है। तो इसमें ना परतें होती हैं और ना ही जीवाश्म। अब दूसरी चीज, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय शैलों को दो भागों में बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय शैलों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? एक होता है आंतरिक आग्नेय शैल। आंतरिक आग्नेय शैल ये क्या होता है? जब मैग्मा धरातल के नीचे, पृथ्वी की परपटी के थोड़ा नीचे ठंडा होकर चट्टान का निर्माण कर लेता है। ठंडा होकर चट्टान का निर्माण कर लेता है जमीन के नीचे, तो इसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक आग्नेय शैल। यह अधिक रवेदार होता है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे है, तो एकदम बहुत तेजी से ये क्या होता है? ठंडा नहीं होता, तो धीरे धीरे इसमें रवे बनते जाते हैं। डेलियां जैसे आप देखते हैं चट्टानों में, तो ये क्या होता है? बहुत अधिक रवेदार होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा धरातलीय अवरोध या दरार आदि में जमकर ठोस हो जाता है, कहीं दरार है वहां जमकर ठोस हो गया, तो इससे बहुत सी आकृतियां बनती हैं। क्या बनती हैं? बहुत सी आकृतियां बनती हैं, जिन्हें मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कहा जाता है। दरारों में या धरातलीय अवरोध पर जब मैग्मा जमकर ठोस हो जाता है, तो क्या होता है? इससे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें बनती हैं। कुछ नाम आपको बता रहे हैं, वो आपको याद रखने हैं। इनके फोटोज और जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको जो प्रिंटेड मटेरियल मिलने वाला है वहाँ आपको दिए गए हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं और कि ये एग्जैक्टली किस तरह की दिखती हैं। ठीक है, तो कुछ नाम जो आपको लिखने हैं वो आप लिखिए। सबसे पहली जो आकृति आपको लिखनी है उसका नाम है बैथोलिथ। क्या नाम है? बैथोलिथ। दूसरी लैकोलिथ। लैकोलिथ। तीसरी फैकोलिथ। क्या है? लिखते चलिएगा प्लीज। फैकोलिथ। इनका डिस्क्रिप्शन आपको वहां मिलेगा। ठीक है, इनके नाम, इनके फोटो और कैसे दिखती हैं ये, वो सब आपको वहां मिलेगा। अगली लिखिए लोपोलिथ। चौथी है कौन सी? लोपोलिथ। एक और लिखिए डाइक। डाइक। तो बेसिकली आपको यह ध्यान रखनी है, आकृतियों की फोटोज आपको ध्यान रखनी है। इन आकृतियों का डिस्क्रिप्शन आपको देगा वो क्वेश्चन में। ठीक है, एक और लिख लीजिए, इसमें याद आ गया, बता देते हैं वो भी। सिल। क्या नाम है? सिल।
तो ये आपको यहाँ याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गई आंतरिक या मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें जो कि पृथ्वी के अंदर बनती हैं। अब दूसरी होती है बाह्य आग्नेय चट्टान या बाह्य आग्नेय शैल। तो बाह्य आग्नेय शैल क्या होते हैं? जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा धरातल पर जमकर ठोस हो और चट्टान का रूप धारण कर ले। क्या हो? जब ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा धरातल पर जमकर ठोस चट्टान का रूप ले ले, तो कौन सी आकृतियां बनती हैं? तो कौन सी चट्टानें बनती हैं? वो होती हैं बाह्य आग्नेय चट्टान या बाह्य आग्नेय शैल। तो याद रखने के लिए कुछ नाम आपको बताए जा रहे हैं आग्नेय चट्टानों के, जो आपसे पूछे जाएंगे कि यह किस प्रकार की चट्टान है ये शैल, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहला जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे ग्रेनाइट। ये क्या है? एक आग्नेय शैल, ग्रेनाइट। इसके आगे लिख लीजिए कि इसे प्लूटोनिक शैल भी कहा जाता है। इसे प्लूटोनिक शैल भी कहा जाता है। अगला लिखिए बेसाल्ट। बेसाल्ट, इसमें लिखिए 90% ज्वालामुखी से उत्पन्न होने के कारण, 90% ज्वालामुखी से उत्पन्न होने के कारण इस शैल को ज्वालामुखी शैल भी कहा जाता है। कुछ अन्य लिख लीजिए उदाहरण आग्नेय चट्टानों के। रायोलाइट, 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 पैग्मेटाइट और ग्रेबो। ये सभी क्या है? ये इग्नस रॉक के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें और। आग्नेय शैल आर्थिक रूप से अत्यधिक संपन्न होते हैं। लिख लीजिए, हाँ, आग्नेय शैल आर्थिक रूप से अत्यधिक संपन्न होते हैं। इनके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मृदा बनती है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इनके क्षरण से क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, आपने लिखे हैं जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जो ग्रेनाइट है वो आंतरिक आग्नेय का उदाहरण है, खुदाई के बाद निकालते हैं। तो ग्रेनाइट क्या है? आंतरिक आग्नेय का, और बेसाल्ट बाह्य आग्नेय का उदाहरण है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, लिखना चाहें लिख सकते हैं। लिखा? हाँ जी। अगला हेडिंग बनाइए अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें क्या होता है? चट्टान टूटी, कोई पत्थर है, पत्थर टूट गया, हवा या पानी से वो पत्थर उड़कर या बहकर किसी अन्य स्थान पर चला गया, उसकी एक परत बन जमा हो गई कहीं पर। कुछ दिन बाद कोई दूसरा रॉक टूटा और उसका इरोजन हुआ, अपरदन हुआ, निक्षेपण हुआ, वो दूसरी जगह जाके फिर उसी परत के ऊपर जम गया। तो इस प्रकार से परतें बनती चली जाती हैं। तो अवसादी चट्टानों के बारे में जो पहली चीज कि इसमें परत पाई जाती है। क्या होती है? इसमें लेयर्स होती हैं। अब सपोज कीजिए कोई दो परत है, कोई जीव वहां पहुंचा उस पत्थर पर, उसकी मृत्यु हो गई, वो जम गया, उसकी अस्थियां वहीं उस पत्थर पर चिपक गई। पीछे से और कोई लेयर आई, कोई और धूल के कण आए, वो भी आके उस पर चिपक गए। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। बाद में यही जीवाश्म सड़ गए और इन्होंने क्या हुआ? अत्यधिक दाब ताप के कारण ये तेल में या पीट में चेंज हो गए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन चट्टानों में तेल तथा पीट पाया जाता है। ठीक है, ये तीन मेजर चीजें आपको याद रहेंगी। चलिए नोट कीजिए आप। अपरदन तथा निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा, अपरदन तथा
निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा पूर्व विद्यमान शैलों अथवा जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों से बनी शैल या बनी चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है। इन चट्टानों में परत तथा जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में परत तथा जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में तेल तथा पीट पाया जाता है। याद रखिएगा, जो तेल निकालते हैं जो जमीन से, पेट्रोलियम वगैरह, वो किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? अवसादी। तो इन चट्टानों में तेल तथा पीट पाया जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण है बालू का पत्थर, सैंडस्टोन। बालू का पत्थर सैंडस्टोन। गोलाश्म या कंग्लोमेरेट, गोलाश्म या कंग्लोमेरेट एक ही बात है दोनों। चीका मिट्टी, चीका मिट्टी में लिख दीजिएगा अप्रवेश्य चट्टान, इसमें तेल वगैरह कोई चीज अंदर प्रवेश नहीं होती। चीका मिट्टी, अप्रवेश्य चट्टान। चूना पत्थर, चूना पत्थर लाइमस्टोन। कोल या कोयला, खड़िया, सेलकड़ी, नमक आदि। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन आपके मन में कुछ बन रहा हो बताइए। यहां तक कुछ पूछना हो बता सकते हैं। जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो। चलिए अगला हेडिंग बनाइए, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान या मेटाफॉर्मिक रॉक्स। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान या मेटाफॉर्मिक रॉक्स। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको देखनी है। सबसे पहले तो ये होती क्या है? ये होती हैं कि जब किसी चट्टान पर, आग्नेय या अवसादी पर ताप और दाब पड़ता है तो वो चट्टान अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है। समझ में आया? जब किसी चट्टान पर अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है, चाहे वो आग्नेय चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, तो उसके संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है या उस चट्टान का रूपांतरण हो जाता है। इस प्रकार की चट्टान को ही रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। ठीक है, अब यहां भी अत्यधिक दाब और ताप है तो यहां भी जीवाश्म नहीं मिलते। ठीक है, यह सर्वाधिक कठोर चट्टान होती है। तो लिख लीजिए, ताप एवं दाब के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन, आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है। परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार की चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। इस प्रकार की चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। यह अत्यधिक कठोर होती है। यह अत्यधिक कठोर होती है तथा इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। तथा इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। ठीक है, अब क्या करना है? कुछ उदाहरण लिखिए। सबसे पहला लिखिए डोलोमाइट।
क्या लिखना है? डोलोमाइट, खड़िया, कॉमा लगा के, खड़िया तथा चूना पत्थर, तथा चूना पत्थर। ठीक है, इनके रूपांतरण किसमें होता है? अगर इन पर अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है तो डैश दे के लिखिए, ये चेंज हो जाती है किसमें? संगमरमर में। डोलोमाइट, खड़िया, चूना पत्थर, इन पर यदि अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है तो यह संगमरमर में कन्वर्ट हो जाती है। अगली है शेल, चट्टान का नाम है, वो वाले शेल नहीं, शेल। शेल का चेंज किसमें होता है? शेल का चेंज होता है सिस्ट में। किसमें? सिस्ट में। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलिए अगला लिखिए स्लेट। स्लेट, स्लेट का चेंज किसमें होगा? फाइलाइट में। फाइलाइट सब महत्वपूर्ण है और याद रखना है आपको, फाइलाइट में, और बड़े एग्जाम के लिए तो स्पेशली। ठीक है, नेक्स्ट कंग्लोमेरेट। कंग्लोमेरेट, ये किसमें चेंज होगा? कंग्लोमेरेट चेंज होता है नीस में। नीस में। ठीक है, बालू का पत्थर, बालू का पत्थर किसमें चेंज होगा? क्वार्टजाइट में। किसमें चेंज होगा? क्वार्टजाइट में। ग्रेवो, इट विल चेंज इन सर्पेंटाइन। किसमें? सर्पेंटाइन में। और लास्ट एक और लिखिए पीट, इट विल कन्वर्ट इन कोल। ये चेंज किसमें होगा? कोयले में। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। इस टॉपिक में इतना ही आपको जानना है, इतना ही आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम्स के लिए यह सफिशिएंट है। ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। क्लियर? तो आज के लिए आपका लेक्चर हम यहीं रोक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे और जो आगे का डिस्कस होगा वो करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे पोर्शंस चालू हो चुके हैं जो आपको हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।